नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स का आपको नजर रखनी चाहिए, ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और इसी के साथ खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। और गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ 23,350 के नीचे गिफ्ट निफ्टी फिसलता हुआ। याद रखें, शुक्रवार को कमजोरी थी। पिछले हफ्ते निफ्टी 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ और आज भी 180 अंकों की कमजोरी के संकेत ओपनिंग में निकल कर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी है। जापान के मार्केट बंद है, लेकिन इसके अलावा कई और मार्केट्स की बात करें तो हैंगसेंग 1.5% नीचे, CSI 300 यानी चीन के बाजार हल्की सी बढ़त के साथ खुले हैं, लेकिन ठीक ठाक ही नतीजे एशियाई बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे अमेरिकी बाजारों से कैसे संकेत है, कमोडिटी मार्केट में उबाल दिखा है वहां पर से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट शुक्रवार के सत्र में दिखी। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अशिषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत आज अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वो थोड़े से कमजोर साइड पर हैं, क्योंकि अमेरिका में उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा मजबूत जॉब रिपोर्ट आई है, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आए हैं और उसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 तीनों के तीनों जो इंडेक्स है वहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी रही। देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, जॉब रिपोर्ट मजबूत होना यानी कि इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, लेकिन बाजारों के लिए ये कमज़ोर खबर है, क्योंकि बाजार अनुमान करके ये उम्मीद लगा के ये चल रहे हैं कि अगर इस महीने की पॉलिसी में नहीं तो शायद मार्च की पॉलिसी में यूएस फेड की तरफ से रेट कट आए। लेकिन उन उम्मीदों को बहुत ही करारा झटका लगा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार अमेरिका के बाद आज कमजोरी का शिकार हो रहे हैं। अनुमान था 1.55 लाख का और नॉन फार्म पेरोल में जो एडिशन हुआ वो हुआ करीब 2.5 लाख का, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट। तो अनुमान से काफी ज्यादा मजबूत ये आंकड़े आए हैं, उसके चलते ये निराशा हाथ लग रही है। बेरोजगारी दर की बात करें तो नवंबर में ये आंकड़ा 4.1% पर था और बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि ये थोड़ी सी बढ़ के आएगी, 4.2% पर आएगी, लेकिन बेरोजगारी दर भी आई 4.1% पर। तो वहां से भी एक अच्छी खबर है। इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखेंगे, अगर आप यूएस के सिटीजन हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर आप इंटरनेशनली भी चीजों को एसेस करते हैं तो ये थोड़े से वीकर साइड पर ये डेटा जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एंटीसिपेशन है वो है यूएस फेड की तरफ से रेट कट को लेकर, और उससे क्या होता है कि फिर दुनिया भर के बाजारों में फिर वो रेट कट वाला माहौल बनता है। अब 29 जनवरी को जो फेड की जो पॉलिसी है उसमें दरों में बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 97% की, सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक। और अगर हम मार्च की बात करें तो वहां पर भी दरों में बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 75% की। तो मान के चलेंगे कि अब अगले जो 2 पॉलिसीज है यूएस फेड की, वहां पर रेट कट नहीं आ रहा है। अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यूएस में जो 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है, अब चूंकि ऐसे आंकड़े आए हैं तो बॉन्ड यील्ड स्पाइक अप हुई है। होता क्या है कि इक्विटी से लोग थोड़े शिफ्ट करते हैं सेफर एसेट्स की तरह, जैसे कि बॉन्ड हो गया। अगर हम इस हफ्ते अगर हम यूएस में कुछ अहम चीज़ों की बात करें तो कुछ फेड अधिकारियों के बयान आएंगे मंगलवार को। इसके अलावा मंगलवार को दिसंबर की पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, यानी कि थोक महंगाई दर के आंकड़े वहां पर आएंगे, और बुधवार को दिसंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे। ये बहुत ही क्रूशियल आंकड़ा होगा यूएस फेड के लिए। देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। लेकिन एशिया से भी कमजोर संकेत हैं आज। वैसे देखिए, जापान के बाजार बंद है, लेकिन कोरिया के बाजार, हांगकांग, चीन, ताइवान, ये सारे के सारे बाजारों में हम देख रहे हैं कि आधे से लेकर 1% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर के बाद पहली बार हैंगसेंग हांगकांग का जो इंडेक्स है वो 19,000 के नीचे फिसले हैं। आज चीन के दिसंबर के ट्रेड डेटा पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन एक जो संकेत है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है बाजार के लिए, वो है कच्चे तेल में स्पाइक। दरअसल अमेरिका ने रूस की ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल टैंकर्स, ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव्स सभी पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और उसके चलते कच्चे तेल में हमने देखा है कि 4% के आसपास को उछाला है और काफी टाइम के बाद
हम फिर से $80 के ऊपर का भाव देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड का। इनफैक्ट 4.5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है क्रूड का भाव, और ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात जरूर है। सोने की बात करें तो वैसे अगर जॉब रिपोर्ट मजबूत आई है तो सोने में थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए थी, लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर अनिश्चितताएं हैं और इसके चलते सोने में बाइंग आई है और भाव फिर से निकल गए हैं $2700 के ऊपर। तो कुछ कुछ निश्चित तौर पर नेगेटिव चीजें हैं। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी, क्रूड में उबाल, और एक जो ट्रिगर हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है नेगेटिव साइड पर, वो है एफआईआईज की बिकवाली, क्योंकि शुक्रवार को भी भारतीय बाजारों में बिकवाली का ही आंकड़ा है। और अगर हम नतीजों के सीजन की बात करें तो डीमार्ट के थोड़े से उम्मीद से कमजोर नंबर्स आए हैं। आज एचसीएल टेक पर नजर रहेगी, कुछ और भी आंकड़े निकल के आएंगे नतीजों से, लेकिन ओवरऑल संकेत कमजोर। और ये गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वो सही इंडिकेट कर रहा है, करीब आप तैयार रही है 180 अंकों की जो गिरावट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। शायद इसी तर्ज पर हम भारतीय बाजार खुलेंगे और हो सकता है कि फिर इसके थोड़े से नीचे भी जाएं, क्योंकि बाजार को ना ट्रिगर चाहिए और वो ट्रिगर पॉजिटिव साइड पर बाजार के लिए नहीं आ रहे हैं। देखते हैं कि आज कैसी स्थिति होती है बाजार की। पॉजिटिव साइड पर कोई ट्रिगर्स नहीं, ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक और कच्चे तेल में उबाल। तो ग्लोबल मार्केट में काफी एक्शन दिखा है, लेकिन इस बीच एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों की भी अभिषेक ने बात की, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार छठे दिन लगातार भारतीय बाजारों में शुक्रवार के सत्र में करीब 2,250 करोड़ की बिकवाली की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,020 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 500 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 3,900 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 300 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, छठे दिन लगातार भारतीय बाजारों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में बिकवाली की है और ये एक बड़ा ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन शुक्रवार और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार को कमजोरी थी, पिछले हफ्ते 1.5 से 2% की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आज सोमवार है, नया वीक है, कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और रणनीति क्या बनानी चाहिए? डिम्पी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस आशीषा, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बताएं। यस आशीषा, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक तो हिंदी में कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, तो कुछ वैसे इस मार्केट के अंदर हो रहा है। एक तो ऑलरेडी हम पहले से ही अपने लो टेस्ट कर रहे थे, तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो संकेत है वो भी वीक आए, डॉलर यील्ड वगैरह थोड़ी बड़ी है और उससे भी इंडिकेशन लग रहा है कि आपके लिए जो रास्ता है और टफ होता जा रहा है। पहले क्या था कि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट रहता था, उसको इग्नोर भी कर देते थे कि ठीक है चल रहा है, टूट रहा है, तो आपको एक रिदम रहता था। क्योंकि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभालेंगे तो उससे पहले उनके मार्केट में भी रीएडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी हल्का फुल्का सा प्रेशर है। बट एनी हाउ, क्योंकि मार्केट बैक टू बैक एफआईआईज को ना होने की वजह से टूट रहा है, ये कंटिन्यूटी इफेक्ट आज आपको फिर से गैप डाउन के फॉर्म में मिलेगा। ये गैप डाउन आज काफी बड़ा भी हो सकता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस गैप डाउन होने के बाद मार्केट शायद और एक्सटेंशन पे ना चला जाए। लेकिन एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे मार्जिनल ट्रिगर्स कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता जो था वो सोमवार से शुरू हुआ था और टिल शुक्रवार तक आप मार्केट को तोड़ते ही गए। तो उससे क्या है कि किसी हफ्ते में जो वीकली बेसिस पर पोजीशंस बची होती हैं वो रह गई। लेकिन सैटरडे को सभी ब्रोकर्स ने अपने अपने क्लाइंट्स को फोन किया कि आप पैसे दीजिए, नहीं तो माल कटेगा। तो आज सुबह गैप डाउन हो रहा है, तो आज एक ट्रिगर इस तरह का भी बनेगा कि ग्लोबल मार्केट्स भी डाउन है और आपके स्टॉप लॉसेस भी कटेंगे या फिर आपके मार्जिनल कॉल्स भी हिट होंगे मार्केट में सुबह सुबह ही। तो लेकिन जो हो रहा है सुबह सुबह होगा, उसके बाद मेरे को लग रहा है कि थोड़ी शांति मार्केट्स के अंदर आनी चाहिए। देखो, वी होप फॉर द बेस्ट। अभी हमारे पास ऐसा कोई भी और मेजर ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह पाए कि मार्केट को इतनी बुरी तरह से करेक्शन होना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एफआईआईज की होल्डिंग पावर नहीं है इंडिया में, तो इसलिए ये बैक टू बैक फ्री फॉल जैसा हो रहा है। अदरवाइज वैसे कोई अभी तक मेरे को कोई ऐसा कोई दिक्कत। अब आते हैं लेवल से। देखिए, ऑलरेडी हम काफी डैमेज कर चुके हैं, तो अगर आज हम 100 से 150 पॉइंट की गिरावट के साथ खुलते हैं तो करीब 100 पॉइंट आप और एडजस्ट करके चलिए, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद एक हल्का पुल बैक की उम्मीद भी हम कर सकते हैं। 23,300 हमेशा की तरह एक पैनिक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, आप उसको रिस्पेक्ट भी कीजिएगा, उसको देखिएगा भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी में डैमेज ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है,
इसलिए बैंक निफ्टी हो सकता है शुरुआती झटका लेने के बाद फिर थोड़ा रुक जाए। इसलिए आज कुछ करना नहीं है स्टार्टिंग में, पहले 1-1.5 घंटा मार्केट को कितना डीप डाउन करता है एक बार वो देख लेना। उसके बाद अगर कहीं भी कोई सपोर्ट नजर आएगा तो फिर देखेंगे, क्योंकि अभी कोई भी लेवल्स बोलना बेईमानी है, बेवकूफी है। तो पहले मार्केट्स को एक बार गैप डाउन करने देते हैं, उसकी रिदम चेक करते हैं। मैक्रो डाटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, अभी भी पीसीआर वगैरह में और इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। हाँ, एफआईज की सेलिंग है, ये बात सच है। वो बजट से पहले क्यों नहीं आ रहे, अभी मेरे को ये भी डाउट है उन पे कि बजट से पहले प्री बजट बाइंग जो होती है टिपिकली मार्केट्स में, वो एब्सेंट है। वो कब आएगी ये भी नहीं मेरे को पता अभी भी। तो ये 2-3 चीजें जो मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा डर और पैनिक क्रिएट कर रही है। और मे बी आज विक्स भी शायद थोड़ा राइज होगा, 17 तक चला जाए। तो एक बार अगर विक्स कूल डाउन होना शुरू हो जाए और मार्केट एक बार बेस बना ले तो फिर देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अदरवाइज नहीं तो आज सिर्फ वेट एंड वॉच करने का ही दिन है। नीति आपको आज के सत्र के लिए बनानी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, L&T फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो ये 5 स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। डिम्पी, शुक्रिया पूरी के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन इसी के साथ खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। In association with SBI, we scam safe. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है, करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। टन गीले कचरे से लगभग 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बनाई जाएगी। आतिथ्य सेवा के साथ साथ स्वच्छता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रयागराज प्रस्तुत करेगा। सीएनजी प्लांट से 200 परिवारों को मिलेगा रोजगार। बहुत खुश हैं सर जी, क्योंकि इस सरकार ने हमको रोजगार मिला। सरकार को धन्यवाद करते हैं। बायो सीएनजी प्लांट से वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में भी आएगी कमी। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ प्रयागराज 2025। Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. ये है कॉल सेंटर वाले स्कैमर, रिवॉर्ड्स का लॉलीपॉप लेकर आए हैं और हमारे नागरिक को लगता है कि इनकी किस्मत खुल गई है। ओ मैडम रुक जाइए, अपने बैंक डिटेल्स डालने से पहले साइट तो वेरीफाई कर लीजिए। एसबीआई की स्कैम सेफ टिप से आप बनोगे स्कैम प्रूफ। ऐसे कॉल से रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाल में है कुछ काला। बी स्कैम सेफ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे बढ़ते हैं। अक्षय भागवत अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं आज के सत्र के लिए रणनीति कैसी बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। तो आज मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स वीक है। क्रूड ऑयल लेके इट इज वेल ओवर 81, रुपी डॉलर भी 86 के आसपास है। एफआईआई का डेटा पॉइंट्स अगर आप देखें तो कैश और इंडेक्स फ्यूचर दोनों में बिकवाली थी। बस एक ही पॉजिटिव अगर आज का लेना है तो प्राइस पॉइंट रहेगा, जो नवंबर लोस थे 23,250, वहां पे निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा वो बहुत क्रूशियल रहेगा। लास्ट टाइम वही एरिया से सिग्निफिकेंट रिकवरी देखी थी हमने 24,800 तक, तो एक पिवट पहले बहुत ही क्रूशियल रहेगा। वो मोस्टली वो पॉइंट पे खुलेंगे, प्लस माइनस 100 पॉइंट्स 23,250 से निफ्टी स्पॉट में आप
वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर टेक अवे रहेगा कि 23,250 आज होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर होल्ड कर पाया तो एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए। अगर नहीं होल्ड कर पाया तो जो डाउन साइड लेवल्स है, तो पहला सपोर्ट तो ऑब्वियसली 23,250 है और उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जोन। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए अक्षय हमें बता रहे थे, और उनके साथ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी उन्होंने हम तक भेजे हैं। जोमैटो इस स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है। याद रखिए पिछले कुछ दिनों से कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिसके दम पर यह स्टॉक फोकस में था। उसी स्टॉक पर खरीदारी की राय 262 से 271 तक के लेवल्स जोमैटो पर दिखाई दे सकते हैं, और 232 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह जोमैटो पर अक्षय ने दी है। ये थे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ और रणनीति। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट, जस्ट डायल जैसे कंपनियों के नतीजे, और इसके अलावा भी कुछ ऑर्डर विन्स, कुछ डील्स हुई है, बताएं। जी बिल्कुल, Q3 अर्निंग्स अब स्टार्ट हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स TCS का हमने देखा था लास्ट वीक, आज जो है HCL टेक का भी अर्निंग्स है, तो IT अर्निंग्स पे तो फोकस रहेगा। लेकिन बहुत सारे स्मॉलर कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के अब नंबर्स आने लगे हैं। इस पे बात करते तो जस्ट डायल की बात करें तो तीसरी तिमाही के नतीजे की जो है रेवेन्यू में एक अच्छी जंप आई है 8% की, लेकिन एबिडा का आंकड़ा जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है वो बड़ा है। यहाँ पे ओवरऑल लार्जली जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। और ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। जो इंटरनेट ट्रैफिक होती है लगभग 15% बढ़ गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले। रेवेन्यू इनलाइन थी, लेकिन अगर एबिडा की बात करें, पैट, मार्जिन, ये जो है तीनों ही कंपोनेंट जो है एस्टिमेट को मिस किए हैं। ऑलमोस्ट 10 स्टोर्स ऐड किए थे। इनके ऑपरेशनल अपडेट में जो थी सरप्राइज ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पे जो है ओवरऑल नंबर्स जो कोर मार्जिन से यहाँ पे निराशा जो आया है। और SSG ग्रोथ जो होता है, जो उनके 2 साल या उससे ज़्यादा स्टोर्स जो पुराने हैं उसमें मात्र 8% का ही ग्रोथ देखने मिला है। PCBL की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी के नतीजे कमज़ोर आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू लगभग आप 21% बढ़ा है, हालांकि जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिली है। एबिडा मार्जिन्स भी 100 बेसिस पॉइंट्स का मार पड़ा है यहाँ पे। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो Q3 की नंबर्स लार्जली इनलाइन है अगर इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स आप देखें तो ये तो आपकी Q3 अपडेट्स और अर्निंग्स हो गई। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर जिन पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। JSW एनर्जी जो है लगभग 3 एक्विजिशंस की है, 124 मेगावाट का SPV हेटेरो ग्रुप से। इसका कुल वैल्यू देखें तो लगभग 630 करोड़ रुपए का आता है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे उनकी जो फर्दर रिक्वेस्ट की डेटा जो है CCPA ने जो मांगी है 10 जनवरी को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में डाला है, तो और स्क्रूटनी बढ़ रही है जो कंप्लेंट्स के इशू में ओला इलेक्ट्रिक उलझा हुआ है। ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो इनको जो है स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में अपॉइंट किया गया है। ये लगभग 10,300 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, और कंपनी कह रही है कि ये जो पूरी रिटेल एरिया रेजिडेंशियल का, इसमें लगभग फ्री सेल 3.2 लाख स्क्वायर फीट आता है। तो न्यूज़ फ्लो बड़ा है ओबरॉय रियल्टी के लिए। वारी एनर्जीज 100% स्टेक एक्वायर करने वाले एनएल ग्रीन पावर में इसका कुल वैल्यू जो है 792 करोड़ रुपीस का आएगा। लेकिन बायकॉन के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है और स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। उनकी मलेशिया की जो प्लांट है बायोलॉजिक्स, यहाँ पे US FDA का क्लियरेंस आ गया है। वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड जो कहते हैं आपके मेडिकल टर्म्स में, वो अनाउंसमेंट आया है। GR इंफ्रा की बात करें तो कंपनी को लगभग 2200 करोड़ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट मिला है, जहाँ पे उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिली है। और ये एक प्रेस्टिजियस मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट है। तो ये कह सकते हैं कि न्यूज़ फ्लोज जो बहुत ज़्यादा है मंडे के लिए, लेकिन Q3 अपडेट्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। अब अर्निंग्स भी आ रहा है, HCL टेक, एंजल वन, इन दोनों पे जो है नज़र रखिएगा। कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर और कुछ डील विंस के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है उस पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, अभी शरद ने नतीजों के बारे में बताया, उस पर भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। नुवामा ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, 4,212 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो खरीदारी की राय बरकरार, 4,450 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और ICICI सिक्योरिटीज ने 3,300
300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। अक्रॉस द बोर्ड नतीजे तो कमजोर ही रहे हैं। मार्जिन्स नुवामा को लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक अभी भी कमजोर रह सकते हैं और इसी के साथ नुवामा ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्टिमेट्स घटा दिए हैं FY25 और 26 के लिए। तो अक्रॉस द बोर्ड ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजों को लेकर कमजोर ही है। तो 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एवेन्यू सुपरमार्ट पर। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस पर एक रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि NBFC सेक्टर पर ये उनका टॉप पिक होगा। तो श्रीराम फाइनेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% का CAGR कंपनी अगले 3 से 4 सालों में रिपोर्ट कर पाएगी और फर्दर री रेटिंग ये स्टॉक में हो सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का नजरिया है। तो 700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य श्रीराम फाइनेंस पर 532 रुपए प्रति शेयर के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। इसी के साथ मक्वारी की रिपोर्ट आई है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर। उनका मानना है कि FY26 में लोन ग्रोथ इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं उन्होंने टारगेट प्राइस और अपनी रेटिंग दी है। LIC को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की रेटिंग। ICICI लोम्बार्ड को भी अपग्रेड कर अब ओवरवेट की राय दी है। SBI लाइफ PB फिनटेक को डाउनग्रेड किया है। तो सभी स्टॉक्स जो मक्वारी की रिपोर्ट आई है उसके दम पर फोकस में रहेंगे। टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की 2 अंडरवेट और ओवरवेट की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल की बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, ओवरवेट की राय दी है, 247 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 20% का AUM CAGR कंपनी अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी और एसेट क्वालिटी पोजीशन भी कंपनी की अच्छी है। आदित्य बिरला कैपिटल के अलावा PB फिनटेक, इस स्टॉक को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट की राय दी है और 1400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, जहां पर उनका मानना है कि EV टू एडजस्टेड EBITDA काफ़ी एक्सपेंसिव, यानी वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखिए तो स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है और पैसा बाजार जो कंपनी की सब्सिडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी, वहां पर भी चैलेंजेस है। तो दोनों ही रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली के अपग्रेड और डाउनग्रेड के दम पर आज फोकस में रहेंगे। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर अपने नज़र पर रखे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। शुक्रवार को करीब 3% की तेजी ग्लोबल मार्केट में दिखी ब्रेंट क्रूड में, उसके बाद आज सुबह भी $81 पर बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया। कच्चे तेल और नेचुरल गैस, क्या रणनीति होगी यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। दोनों में डेफिनेटली काफी अच्छी रिकवरी लास्ट वीक में दिखाई थी। हालांकि डिस्पाइट ऑफ दिस साइजेबल रिकवरी आज भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो रीजन एंड रैशनल है वो थोड़ा सपोर्टिव है। जो पॉलिटिकल रिस्क के साथ जो रशिया के ऊपर जो एक्सपोर्ट और रशिया के जो शिपिंग एंड वहाँ की जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है उसका ऊपर सैंक्शन का टाइट करना, ये थोड़ा प्राइस के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव है। आज भी दोनों अच्छे रिकवरी के साथ अच्छी तेजी के साथ ये ट्रेड करेंगे। क्रूड के जनवरी फ्यूचर बाय करें, टारगेट रखे 6640, स्टॉप लॉस वुड बी 6410। नेचुरल गैस बाय करें 338 के करीब, 355 टारगेट, 330 रुपये स्टॉप लॉस होगा। ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर ये रणनीति, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी, यहाँ पर क्या नजरिया होगा आपका? गोल्ड सिल्वर में जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिस हिसाब से अभी ग्लोबल क्यूज है, इस हिसाब से मंथ के वैसे फंडामेंटली उसके लिए पॉजिटिव। हालांकि इंट्राडे में थोड़ी वोलेटिलिटी ट्रिगर करेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर नॉन फार्म पेरोल के डेटा है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि टिल जून कोई भी चांस नहीं। शायद अक्टूबर की पॉलिसी में अभी कोई रेट में नया कटाव दिखे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है और इसके एसेट क्लास के लिए सिल्वर में थोड़ा बिग वाली का ट्रेड लेना है। 93,580 पे सेल करें, स्टॉप लॉस 93,100 होगा और इंट्राडे में 91,700 तक के टारगेट आते दिख सकते हैं। रवि जी, बेस मेटल्स यहाँ पर क्या रणनीति होगी आपकी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम? बेस मेटल में इतना डेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक उसने ये काफी चीजें डिस्काउंट करी थी। चाइना की ओर से और एक स्टिमुलस के एक्सपेक्टेशंस में मेटल्स थोड़े फॉर्म है, और इन पर्टिकुलर एल्यूमिनियम में जिसके इन्वेंटरीज लगातार LME में गिर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस करें फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 247, स्टॉप लॉस लगा 240 का और 243 के करीब बाय का रिकमेंडेशन।
ठीक है, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था। जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। 180 अंकों की गिरावट के साथ 23,320 के पास गिफ्ट निफ्टी कमजोर ओपनिंग के संकेत हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं। टीना स्वदेश के साथ नमस्कार।